स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल समीर का भेष। अरे बेवकूफ, मुझे मत बताओ कि तुम्हें अभी भी पता है कि अपने आखिरी शब्द कैसे कहने हैं। उससे कहो कि वह अभी अपनी आग बुझा ले, नहीं तो तुम जल्द ही मर जाओगे। हैयान ने बात की। हैयान ने तेज खंजर को समीर के गले के करीब रख दिया। यह उसकी धमनी में लगभग कट गया। यह देखकर रितिका की आंखें लाल हो गई। उसने आदर्श की ओर विनती भरी निगाहों से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि आदर्श समीर को इस तरह नहीं छोड़ेगा। हालांकि आदर्श ने हमला करना बंद नहीं किया। जैसे ही उसने भयानक उल्का पिंड को आगे की ओर फेंका, उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह आग की लपटें निकलने लगी। धिक्कार है, तुम्हारी मुझे अनदेखी करने की हिम्मत कैसे हुई? हयान का चेहरा विकृत हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से खंजर खींचा, जिससे समीर का गला कट गया। वह आदर्श को बताना चाहता था कि उसे कम आंकने के परिणाम क्या होंगे। जो कोई भी उसे तुच्छ दृष्टि से देखता है, उसे अवश्य मरना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता रहता कि दो आंखें हर समय उसे देख रही है, तो उसने इस बेवकूफ को मार डाला होता। जो रितिका के करीब चिपका रहता था, उन्होंने आज तक इंतजार नहीं किया होगा। खंजर बह गया। इसकी गति आसानी से किसी का गला काट सकती है। उस व्यक्ति का कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था। हालांकि ताज़ा खून बाहर निकलना चाहिए था, वह प्रकट नहीं हुआ। सच तो यह था कि खंजर केवल हवा में ही कटा था। किसी के शरीर में खंजर घोंपने की कोई अनुभूति नहीं हुई। गुस्से में हैयान को अपने सामने केवल एक झिलमिलाहट और उसके बाद एक तेज झोंका आता हुआ दिखाई दे रहा था। समीर पहले ही गायब हो चुका था और उसे पीछे से बड़ी ठंडक महसूस हुई। तुम एक निराशाजनक मूर्ख व्यक्ति है। शैतान नगरी गधों से भरा है, फिर भी आप उनके गुलाम बनने को तैयार हैं। राक्षस प्राणियों से सांठ-गांठ करने वाले आप मैजिशियन कहलाने के योग्य नहीं हैं। उसके पीछे से समीर की आवाज आई। हैयान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने खंजर को पीछे की ओर तेजी से मारा, फिर भी इसने केवल समीर के अटैक की बाद की छवि को पकड़ लिया। समीर पहले से ही 2 मीटर दूर था। उसकी आंखें सजीव और जागरूक थी। अपना हाथ उठाते हुए समीर के सामने अचानक तेज हवा चली। तेज झोंका तुरंत आगे बढ़ते हुए बवंडर में बदल गया। हैयान के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। हवा ने उसे हवा में उछाल दिया। हवा तेज हो गई, जिससे हैयान आसमान में ऊपर उठ गया। उसकी आकृति घास के डंठल के समान छोटी थी। समीर के नियंत्रण में बवंडर लगातार ऊंचा उठता रहा, जिससे आसपास की बारिश की बूंदें उसमें समा गई। मत मारो, रितिका हैयान के लिए दया की भीख मांगने ही वाली थी। हालांकि हवा अचानक तलवारों की तरह तेज हो गई, जो हैयान के शरीर को पार कर गई और खून की धुंध में बदलने से पहले लगातार उसके शरीर को काटती रही। मैं आपसे कुछ भी वादा कर सकता हूं, लेकिन मैं शैतान नगरी के किसी भी व्यक्ति की जान कभी नहीं बख्शूंगा, समीर ने रितिका से भावहीन होकर कहा। खून की बारिश होने लगी और समीर पीछे पड़ गया, जो काफी उदास था। रितिका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे लगा कि वह अब एक अलग व्यक्ति था। इस बीच उल्कापिंड 9 ड्रैगन्स में विभाजित हो गए, जिसने शैतान नगरी की महिला डीकन को निगल लिया। महिला दर्द से चिल्लाते हुए रहम की भीख मांगने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आदर्श का मारने का इरादा समीर की तरह दृढ़ था। जब उसे याद आया कि पूरे अमृत झील को शैतान नगरी द्वारा महज एक एक्सपेरिमेंट के रूप में माना गया था, तो आदर्श को महिला की लाश पर कुछ और मुक्के मारने की इच्छा महसूस हुई। लिटिल फ्लेम बेले ने आदर्श के शरीर को छोड़ दिया और फुर्ती से उसके कंधे पर आ गई। आदर्श ने अपना सिर बगल में घुमा लिया। अंततः उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज आपने अच्छा काम किया बेटी, लिटिल फ्लेम बेले। लिटिल फ्लेम बेले उसके शब्दों से झूम उठी। आदर्श धीरे धीरे समीर के पास चला गया। समीर ने पश्चाताप के भाव से उसकी ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी आदर्श भाई, यह ठीक है, मुझे पता है कि आपके अपने कारण हैं,
अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि गांव का क्या हुआ? आदर्श ने समीर को दोषी नहीं ठहराया। समीर ने आश्चर्य से आदर्श को देखा। उसे स्वीकार किया कि उन्होंने हमेशा भूलने की बीमारी से पीड़ित होने का नाटक किया था, ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह बेवकूफ बन गया हो। इसके पीछे एक ही कारण था, अपनी सुरक्षा करना। भाई आदर्श, जब आप हुआ गांव में आए तो मैं लगभग खो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप आएंगे, सच में। सभी ने आदर्श की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रहा है। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मरने से केवल एक कदम दूर था। सिर पर जोरदार प्रहार के कारण कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त चली गई। रितिका द्वारा उपचार किए जाने के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गया। उस रात जहां हैचेट कॉर्प्स जनरल द्वारा उनका पीछा किया गया था, बाकी लोगों को या तो काट कर मार डाला गया था या कहीं से प्रकट हुई अंधेरी खाई में गिर गए थे। हैचेट कॉर्प्स जनरल उसे भी अंधेरी खाई में धकेलने वाला था, लेकिन जब वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो शायद उसकी दयालुता के कारण उसकी जान बच गई। हालांकि सभी ने एक अविश्वसनीय दृश्य की खोज की। उन्होंने शैतान नगरी के लोगों को डार्क एबिस के करीब देखा। सभी ने कभी नहीं सोचा था कि घटना की रात वह शैतान नगरी के लोगों से टकराएगा और वे डार्क एबिस के बहुत करीब थे। समीर करीब से देखने जा रहा था, लेकिन वह उन लोगों द्वारा देख लिया गया। अंत में वह गंभीर चोट खाकर जितनी तेजी से भाग सकता था भाग सका। वह हुआ गांव तक भागा जहां रितिका ने उसे बचाया। जब वह ठीक हो रहा था तो उसे लगभग जहर देकर मार डाला गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि गांव में किसी ने शैतान नगरी के साथ मिलीभगत की थी। वे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार समीर अपने भेष में केवल यह दिखावा कर सकता था कि वह भूलने की बीमारी से पीड़ित है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि एक बार जब शैतान नगरी को पता चला कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तो वे उसे खत्म करने के लिए ब्लू डिकन्स को भेज देंगे। खुद को बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह दूसरों को बता सके कि उसने क्या देखा था, समीर के पास बेवकूफ बनने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शैतान नगरी का वह व्यक्ति कौन था, यह जानने के लिए उसने इतना लंबा इंतजार किया था। समीर ने सोचा था कि अब उसके मारे जाने में कुछ ही समय बाकी है, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ जब आदर्श उसके बचाव में आया। वह यहां तक आ गया था, दुनिया से अलग एक जगह पर। जियांची के उस क्षेत्र को पार करते हुए जिसे कोई भी मैजिशियन पार करने को तैयार नहीं था। समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब अपना कार्य जारी नहीं रख सकता। वह आदर्श को गले लगाना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वह किस दौर से गुजरा है, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। शैतान नगरी का आदमी उसे देख रहा होगा। उसका मानना था कि अगर उन्होंने अपनी याददाश्त वापस आने का थोड़ा सा भी संकेत दिखाया, आदर्श से अकेले में बात करने की कोशिश भी की, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से शैतान नगरी के उच्च अधिकारियों को सूचित करेगा और उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें खत्म कर देगा। जियांची से बाहर, लेकिन शैतान नगरी के बारे में मुझे जो पता है उससे पता चलता है कि वे आप जैसे संभावित खतरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने वास्तव में कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहते थे, आदर्श ने अपना संदेह जताया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल तबाही जो बस आने ही वाली है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शैतान नगरी के लोगों के अलावा कोई और भी हुआ गांव को देख रहा है। यही कारण है कि वे मुझ पर अधिक आक्रामक नहीं हुए, अन्यथा मैं अब तक मर चुका होता। समीर ने सख्ती से स्वीकार किया। आदर्श स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत समीक्षा की ओर देखा। समीक्षा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह वही व्यक्ति होगा जिसने मुझे रक्त सीरम दिया था। तब आपने यह दिखावा करने का सही विकल्प चुना है कि आप भूलने की बीमारी से पीड़ित है। शैतान नगरी को आपको मारने के लिए ब्लू टिकस को भेजना होगा, लेकिन चूंकि बारिश से संबंधित योजना उनकी पहली प्राथमिकता है, ब्लू टिकस इतने आसानी से सामने नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें और भी अधिक सतर्क रहना होगा। आदर्श ने सिर हिलाया।
ऐसा कहा जा रहा है कि स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद आदर्श को लगभग पसीना आ गया। आदर्श ने अनुमान लगाया था कि समीर भेष बदलने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग वास्तव में उन्हें देख रहे थे। तो तुमने क्या देखा? रितिका का धैर्य अंततः खत्म हो गया। अब जब उन्होंने जासूस हैयान से छुटकारा पा लिया है तो समीर अंततः उन्हें सच बता सकता है। तुमने क्या देखा? आदर्श की आवाज डूब आई। जानकारी की सुरक्षा के लिए समीर ने ऐसी कठिनाइयों को सहन किया था, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा और शहर पर मंडरा रहे इस बड़े षड्यंत्र से जुड़ा हो सकता है। उसने नकाब पहना हुआ था, मैं उसे पहचान नहीं सका, लेकिन शैतान नगरी के लोग उसे ग्रेट डीकन हिरितिक कहते थे, समीर ने कहा। महान डीकन ऋतिक? आदर्श उलझन में था। वह शैतान नगरी के ब्लू डिकन्स का प्रभारी है, जो सालन का दाहिना हाथ है। उसने इस साजिश में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। फेंगू धीरे धीरे शैडो से बाहर निकला और कांपते ग्रामीणों पर ठंडी नजर डाली। तुमको कैसे मालूम? समीक्षा ने पूछा। मेरा शैतान नगरी से पहले भी संपर्क था। मैंने जानबूझकर उनमें से एक व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया ताकि यह पता चल सके कि कौन मेरा शिकार करने की योजना बना रहा है। वह आदमी सख्त था, इसलिए मेरे पास उसे मौत की धमकी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह राज उगलने के लिए मजबूर हो गया। फेंगू ने उत्तर दिया। लेकिन शैतान नगरी उनकी पहचान गुप्त रखने को लेकर बहुत सख्त है। यदि वह महिला भी जीवित होती तो हम अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे, समीक्षा ने कहा। इसे भूल जाओ। इतनी बड़ी चीज के लिए ब्लू डिकन्स पूरी चीज के केवल एक छोटे से हिस्से के प्रभारी है। उन्हें जानकारी नहीं पता होती। अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि उनका अगला कदम क्या है तो हमें इस महान डीकन हिरितिक को ढूंढना होगा, फेंगू ने आत्मविश्वास से कहा। फौजी, वे तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आपने उसका चेहरा भी नहीं देखा? आदर्श ने असमंजस में पूछा। मैंने उसकी आवाज सुनी और किसी तरह यह थोड़ा सा परिचित सा लगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वह व्यक्ति कौन है, समीर ने कहा। परिचित? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अमृत झील में आवाज सुनी है। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति की आवाज दोबारा सुन पाऊं तो निश्चित रूप से उसे पहचान सकूंगा, समीर ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही आदर्श की सांसें तेज होगी उसने भुएं चढ़ा ली। पता चला कि शैतान नगरी से कोई उनके ठीक आसपास था। मुझे विश्वास है भाई कि वह भी मुझे जानता है। उसे चिंता हो रही होगी, मैं उसकी आवाज पहचान लूंगा, इसलिए उसने तुरंत मुझे चुप कराने के लिए अपने आदमी भेजे। मेरे हुआ गांव पहुंचने के बाद भी उसने हैयान से मुझ पर जासूसी करने के लिए कहा। अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी पहचान उजागर होने का थोड़ा सा भी खतरा हो तो वह मुझे और मेरे आसपास के लोगों को तुरंत खत्म कर देगा, समीर ने कहा। तो तुमने एक मंदबुद्धि की तरह मेरे साथ रहने का नाटक किया ताकि जासूस को संदेह न हो, रितिका ने कहा। ठीक है, यह बात नहीं है। समीर का चेहरा लाल हो गया। तो वो क्या है? रितिका ने आगे पूछा। उसकी जान बचाने के लिए, आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए। आप दोनों के बीच रोमांस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फौजी, क्या तुम्हें याद नहीं कि वह किसकी आवाज थी? अगर हम उसकी पहचान जान सके। आपने बताया कि वह अमली झील से है, आदर्श ने चिल्ला कर कहा। हाँ, वह अमली झील का ही कोई व्यक्ति होगा। शायद वह वही व्यक्ति है जिसे हम दोनों ने पहले देखा था, समीर ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन ऐसे कई लोग थे जिन्हें यहां प्राचीन राजधानी में भेजा गया था। हम इस महान डीकन हिरितिक को कैसे ढूंढ सकते हैं, समीक्षा ने कहा। समीक्षा और आदर्श पहले ही अमृत स्ट्रीट का दौरा कर चुके थे। अमृत शहर के लोगों का केवल एक छोटा समूह वहां रह रहा था, जबकि अन्य प्राचीन राजधानी में बिखरे हुए थे। समीर जो जानकारी लेकर आया था वह महत्वपूर्ण थी, फिर भी बहुत अस्पष्ट थी। आओ, कायरा, कुणाल और अन्य लोगों की तलाश करें। उन्होंने प्राचीन राजधानी में लंबा समय बिताया है। शायद वे इस महान डीकन हिरितिक को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा हमें झूम मैंग को इसके बारे में बताना चाहिए, आदर्श ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं भी मदद करूंगा, फेंगू ने कहा। ओह, मैंने सोचा था कि आप उनमें से बाकी लोगों को मार डालेंगे, जैसा कि कहा जाता है, कसाई का चाकू गिरा दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ। आदर्श ने आश्चर्य से फेंगू को देखा। मैंने पहले ही अपने लोगों का बदला ले लिया है। अगर हम जीवित रहने में कामयाब रहे तो आंतरिक शहर में पहुंचने पर मैं खुद को परिवर्तन संघ में स्थानांतरित या उनके हवाले कर दूंगा। फेंगू ने उनके पीछे एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। काली गतिमान आकृतियों का घना समूह, एक चौंकाने वाला दृश्य। मरे हुओं का सागर पहले से ही किलोमीटर से भी कम दूर था। जब हिलती हुई जमीन का शोर एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया तो ऐसा लगा जैसे पूरी जगह सन्नाटा छा गया हो। शैतान नगरी से काम पूरा करने के बाद जब हर कोई पीछे मुड़ा तो उन्हें निकट आ रही मौत, अंधकार और भय की गंध महसूस हुई। निराशा के सागर में फंसने का एहसास जो उनकी आत्माओं को अभिभूत कर सकता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे आने वाली विपत्ति के डर से उनके दिल फटने के करीब थे। चौंकाने वाला ज्वार इमारतों, पार्कों, सड़कों और स्कूलों को कुचलने के लिए काफी मजबूत था और मनुष्य अविश्वसनीय रूप से इसके सामने छोटे थे। दूसरी ओर भीतरी शहर सुनहरे अवरोध से ढका हुआ था। भीतरी दीवारें 1000 साल से अधिक समय से ऊंची खड़ी थी। लेकिन क्या यह मरे हुओं की इस आपदा से बच सकती थी? उनके पीछे सब कुछ शून्य में बदल गया था। मरे हुओं की सेना को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वे बस आगे बढ़ रहे थे, शहर में अंधकार ला रहे थे, ऐसा जैसे आसमान और जमीन दोनों उनसे भर गए हो। सुनहरे अवरोधक की सुरक्षा के तहत आंतरिक शहर काले सागर से घिरे एक अलग द्वीप में बदल गया था, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ज्वार प्रचंडता से उठा जिससे आकाश और सूरज ढक गए। भीतरी शहर जोर से काम किया और ऐसा लगा जैसे किसी भी क्षण इसे निगल लिया जाएगा। सैनिक दीवारों पर कतार बनाकर खड़े हो गए, चाहे वे किसी भी रैंक के हो। उनकी आंखें आतंक से भरी थी। आखिरकार समय आ गया था। मरे हुए लोगों ने बाहरी शहर पर कब्जा कर लिया था और आधे शहर को निगल लिया था। जो लोग समय पर भीतरी शहर में नहीं भागे वे सभी मर चुके थे, क्योंकि उनके बचने की संभावना 0 थी। मरे हुओं की चीखें इतनी तेज थी कि भीतरी शहर लगातार हिल रहा था, लेकिन दुनिया मृत्यु सन्नाटे में डूबी हुई थी। जैसे जैसे गहरे काले मांस का सागर, कंकालों की पहाड़ियां और प्रेत ज्वार करीब आते गए, लोगों को लगभग ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिल इस जबरदस्त सदमे से टुकड़ों में बिखर रहे हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 के अगले एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।